बाद में कहाँ हो गया? क्वेश्चन गलत कैसे होता है प्रीलिम्स मालूम है? कुछ टेढ़ा मेढ़ा पूछ दिया जाएगा शब्द बदल कर, और ये बीपीएससी में अक्सर होता है। मुझे पूछना क्या चाहिए था पता है आपको? हम पूछे गलत आपसे, और बीपीएससी हमेशा ऐसा गलती करता है। पूछना चाहिए था कि तुर्क अफगान काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए सीधे लिख देगा मुसलमानी काल में या मुसलमान इस्लाम के शासन के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी। फिर से हम आपको बता रहे हैं बिहार का हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए जरूरी है। जो मैंने सीक्वेंस बताया है कहाँ से उठाना है बिहार का इतिहास, ठीक है ना? हम लिखवा नहीं रहे, लेकिन जब लिखवाएंगे बिना लिखे नहीं आप पास कर सकते हैं एग्जाम। क्लास में बैठ के लिखना पड़ेगा, हैंड रिटन देना भी बेकार है, ठीक है? वो जैसे किताब में रखा रहता है वो बेगर रखा ही रह जाएगा। मन में खुश रहेंगे आप कि ज्योग्राफी का मटेरियल है, बिहार स्पेशल है, सब रखा हुआ है। 6-7 महीने तक खुश रहिएगा, जब जाइएगा एग्जाम देने तो उतना स्कोर नहीं कर पाइए। तो कैसे मैंने कल सुनाया था आपको बिहार का इतिहास उठाना कहाँ से है? एकदम प्राचीन काल से। जो प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि प्राचीन इतिहास जो है वो बिहार का इतिहास है, क्योंकि पहला एम्पायर, पहला साम्राज्य पूरे भारत में मगध साम्राज्य माना जाता है, और इसी ने अखिल भारतीय स्तर पर एकता स्थापित की थी, ठीक है? पैन इंडियन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मौर्यन रूलर्स या मगध रूलर्स। एक कल टॉपिक हम छोड़ दिए थे और आप ध्यान से पूछे भी नहीं कि चारों महाजनपदों में मगध कैसे आगे बढ़ गया। मगध के उत्कर्ष के कारण मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? हम स्लिप कर गया दिमाग से, थोड़ा बहुत बताए थे ना, लेकिन ऐसे नहीं ना आता है। 36 नंबर का एक सवाल आता है मेंस में, ठीक है? आता है ना? पहले 25 नंबर का आता था, तो उसमें सर्टेन पॉइंट लिखना पड़ता है, 5, 6, 7, 8 पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट छोड़ेंगे तो नंबर कम आएगा। अगर सारा पॉइंट लिख देंगे और आपका थोड़ा देखने में मतलब पढ़ा जाए, ऐसा नहीं कि गलत लिखेंगे, तो 36 में करीब करीब 30-32 नंबर भी आपको आ सकता है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत अनुभव है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर सारा पॉइंट डाल देंगे और लिख देंगे तो 32 नंबर भी आ सकता है। एक बार एक लड़के को पाल कला में 25 नंबर का आता है ना, पहले 25 नंबर का आता था, 36 सॉरी 38 नंबर का आता है। तो पाल कला में एक लड़के को हाईएस्ट मार्क्स आया था। कितना आया होगा बताइए 25 नंबर में? 25 में 38 कैसे आएगा? आपके लिखने पे है। 25 में उसको 22 आया था, लोएस्ट भी जान लीजिए। एक और लड़के को उसी समय कितना आया था बताइए, कम से कम? तीन नंबर आया था। इसलिए ये कहना कि नंबर नहीं आता है ये हमारा कमी है, हम नहीं लिखते हैं तो नंबर कैसे आएगा, ठीक है? तो स्टार्ट कीजिए। कल आपको कहाँ तक एंड किए थे, इतना तो दिमाग में रहना चाहिए आपको। कल कहाँ तक हम बंद कर दिए थे क्लास? कौन से पॉइंट है? और फिर नहीं गुप्ता भी बताए थे और बोले कि गुप्ता इतिहास थोड़ी पढ़ना है हमको, गुप्त नहीं बताना। शेर शाह को हल्का फुल्का बताए, शेर शाह को। अब आपको एक बात बता रहे हैं, उससे आगे आप बढ़ जाइए, ठीक है? आगे बढ़ने का मतलब समझ कहाँ है वो? कल आपको बताया था कि प्राचीन इतिहास को बिहार से जोड़ दीजिए, ठीक है? जिसमें मैंने डिस्कशन किया था मौर्य साम्राज्य से पहले मगध का, ठीक है? उसके बाद गुप्ता मैंने खास है नहीं कुछ, नालंदा में मंदिर बनवाया, ये बनवाया। मगध क्यों इंपॉर्टेंट है, मौर्य क्यों इंपॉर्टेंट है कि इससे मेंस का भी सवाल आता है और प्रीलिम्स का भी सवाल आता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट में भी आता है और बिहार स्पेशल में भी आता है। बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बिहार के शासक हैं और बिहार में इनका एस्टेब्लिशमेंट, ऐसे भी आपको पढ़ना है हिस्ट्री में, ठीक है? गुप्त काल के बाद बीच में
पीटी के लिए वो सब भी इम्पोर्टेंट है। सुंग वंश हिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है ना, मौर्य काल के बाद। ये तो आपको याद हो गया होगा कि क्रोनोलॉजी क्या था। पहला कौन सा वंश था मगध में? दूसरा, उसके बाद, और उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, हाँ, पांचों के संस्थापक बताइए तो। पहला, दूसरे का, और गुप्तों का पहला शासक किसको कहा जाएगा? पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम। पहली बार चांदी के सिक्के किस गुप्तकालीन शासक ने निकाले थे? इस पर विवाद है, इसीलिए मैंने पूछा है। सेकंड को माना जाता है कुछ लोग, कुछ कहते हैं कि नहीं, प्रथम ही निकाल दिए, प्रथम ही निकाल दिए। मेहरौली का चंद्र स्तंभ जो है, सॉरी लौह स्तंभ, वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ? अरे मेहरौली तो लिखा है किताब में यार, तो हम ऐसे पूछ रहे हैं। हाँ यार वही है। अलाई दरवाजा कहाँ है? बोलिए, अंदाज से बोलिए, दो चार जगह बता दीजिए, सही हो ही जाएगा। दिल्ली तो बहुत बड़ा है। और घर जाके याद करने का कोशिश मत कीजिए, यहीं पे हम आपको ऐसे बता रहे हैं और इतना बार रिपीट कर देंगे एक ही चीज कि यहीं याद कर लीजिए, दिमाग में सेट करके जाइए, ठीक है। अब ये नहीं करें घर जाके मोबाइल चलाइएगा, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं। यहीं पे याद कर लीजिए, सिर्फ वहां पढ़िएगा घर में जाकर, वहां याद नहीं करना चाहिए, यहीं पे याद कर लीजिए। इतना कॉन्सेंट्रेशन, इतनी एकाग्रता के साथ पढ़िए कि यहीं पे याद हो जाए। उसके बाद जाके अगर रिवीजन कीजिएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा। फिर 30 सितंबर को मान लीजिए एग्जाम देंगे तो याद रहेगा, वहां पे सही होने की प्रतिशतता ज्यादा होगी। तुर्क अफगान काल में बिहार में, मैंने पहला टॉपिक लिखा है, इसमें पहला व्यक्ति जो कि बिहार पर अभियान करने आया वो कौन सा था? बख्तियार खिलजी, ठीक है। वो कौन था बख्तियार खिलजी? एक सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, ठीक है। मतलब गोरी ही समझिए, उसका सिपाह सलार था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि भारत का बाद में शासक भी बना, ठीक है। तो गोरी के आदेशानुसार पूर्वी भारत पर एक्सपेंशन करने के लिए, विस्तार करने के लिए बख्तियार खिलजी को बिहार और बंगाल भेजा गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं सिर्फ बिहार भेजा गया था, और जब तक बिहार पर उसका अभियान सफल नहीं होता तो बंगाल पर बहुत मुश्किल था, बंगाल दूर भी था। तो सबसे पहले बिहार शरीफ में उसने हमला किया, और वहां पर, बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या है? ओदंतपुरी। वहां पे जितने भी बौद्ध विहार और मठ थे सबको इसने तहस नहस करके, आग लगा के उजाड़ दिया, और ओदंतपुरी का ही नाम बिहार शरीफ कर दिया बख्तियार खलजी। सिर्फ ओदंतपुरी में ही इसने तहस नहस नहीं किया, बल्कि विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय और गया के आसपास भी कुछ जो एरिया था उसको इसने तहस नहस किया। बख्तियार खलजी का अगला अभियान था बंगाल क्षेत्र, ठीक है ना। जब तक बिहार में वो सफल नहीं होता तो आगे का अभियान सफल होना मुश्किल था। तो उसने फिर बंगाल पर, लक्ष्मण सेन उस समय सेन वंश का शासक था, जिसकी राजधानी नादिया थी, उस पर अभियान किया, और बंगाल को भी उसने तबाही मचा दी बंगाल में, और वहां पे इसने शासन स्थापित किया और वहां अपनी एक नई राजधानी बनाई, जिस राजधानी का नाम क्या था? बख्तियार खिलजी की राजधानी का नाम क्या था? पूछ दिया जाएगा तो
लखनऊती थे। बंगाल की ऐसे राजधानी नादिया थी, सेन वंश का शासन था वहां पे, और बिहार में एक कमजोर पाल शासक त्रिगुम पाल नाम था उसका था, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं था। बख्तियार खिलजी ने बंगाल अभियान में लक्ष्मण सेन को पराजित किया और राजधानी अपनी लखनऊती बनाई। आगे चलकर बख्तियार खिलजी ने एक और काम किया, बिहार में बाढ़ के पहले एक शहर की स्थापना की जिसको कहते हैं बख्तियारपुर। ठीक है, बख्तियार खिलजी अपने ही एक अधिकारी के द्वारा मार दिया गया मतलब हत्या कर दी गई, और इसको बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में दफना दिया गया। ठीक है, बिहार शरीफ का जो इमादपुर मोहल्ला है उसी में बख्तियार खिलजी को दफना दिया। आगे चलकर बख्तियार खिलजी के बाद इसी समय तुर्कों ने बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण, बहुत अधिक बौद्ध बिहार थे, बिहार को विहार कहा जाने लगा। ठीक है ना, तुर्कों के द्वारा। बाद में हम जो बोलते हैं बिहार, ये विहार का अपभ्रंश रूप, हम लोग बोलचाल की भाषा में या पूरे भारत में अब बिहार कहा जाता है, लेकिन इसका वाकई नाम विहार है। ठीक है, आगे चलकर इल्तुतमिश के शासन काल में अलाउद्दीन जानी नामक एक व्यक्ति को बिहार में दिल्ली सल्तनत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। यानी दिल्ली की सरकार का पहला प्रतिनिधि बिहार में कौन था? अलाउद्दीन जानी था। ठीक है ना, बख्तियार खिलजी प्रतिनिधि नहीं था, उसको केवल अभियान करने के लिए भेजा गया था, कब्जा करने के लिए भेजा गया था। क्यों? क्योंकि ये इंटेंशन था, मोहम्मद गोरी हैव इंटेंशन टू ऑक्युपाई मोर एंड मोर टेरिटरीज इन ईस्टर्न इंडिया एज वेल एज नॉर्थ इंडिया। ठीक है ना, उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी भारत पर भी अभियान करना मोहम्मद गोरी की नीति थी, इंटेंशन था, मतलब नियत था। ठीक है, अलाउद्दीन जानी जो था वो पहला एक तरह से केंद्र सरकार का प्रतिनिधि नियुक्त हुआ। इसके लिए अलाउद्दीन जानी को आना पड़ा बिहार में, और उसने एक विद्रोही सेनापति, जो कि तुर्कों का ही विद्रोही सेनापति था, हिसामुद्दीन एवाज खलजी नाम था उसको उसने मारा, और तब अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने कहा कि तुम हमारे सरकार के प्रतिनिधि रहोगे बिहार। ठीक है, समझ में आई बात ना? कई बार रिपीट करेंगे ये बात हम, और आपको अगर मान लीजिए 10 मिनट के बाद भूल जाए तो पूछिएगा कि सर क्या बताए थे आप इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, बंगाल का राजधानी नहीं बताया, बख्तियार खिलजी ने कहा राजधानी बनाया। वैसे बंगाल की राजधानी पूछ लिया जाए कहाँ था, सेन वंश के काल में बंगाल की राजधानी कहाँ थी, तो क्या आंसर हो जाएगा? नादिया। लेकिन हुसामुद्दीन एवज खिलजी को अलाउद्दीन जानी ने मारा था। उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, हुसामुद्दीन एवाज खिलजी, हम पढ़ाने के क्रम में बता दे रहे। उसके एक अधिकारी ने, उसका नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है, उसका अधिकारी था, नाम हम कंफर्म नहीं, इसलिए नहीं बताया। और ये नहीं पूछेगा कौन किसकी कौन हत्या किया था, ऐसा नहीं। अली मर्दान तो एक अधिकारी था तुर्कों का। वो नहीं करें, कंफर्म नहीं, झूठ क्लास में कुछ भी बोल देना नहीं है, बोल देना है, पढ़ाना है जो क्वेश्चन एकदम। अब नहीं कंफर्म है तो बोल देंगे नहीं यही होगा, हम आपको बता देंगे, हम जान भी रहे थे, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। दूसरी बात, आप कहाँ से बात आ रहा था? हुसामुद्दीन एवज खिलजी एक विद्रोही सेनापति था तुर्कों का, जिसको पराजित करने के लिए इल्तुतमिश ने अलाउद्दीन जानी को भेजा था। उसने उसको पराजित किया और शायद हत्या भी कर दी, और उसके बाद इस अलाउद्दीन जानी को तुर्क शासन का पहला प्रतिनिधि बिहार में नियुक्त किया इल्तुतमिश ने। ये इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन जानी कौन है? तुर्कों का बिहार में पहला प्रतिनिधि है। ठीक है, फिर इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को भी बिहार का राज्यपाल बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं, सैफुद्दीन ऐबक। ठीक है, आगे चलकर बिहार जो था बहुत अधिक अधीन नहीं रह पाता था तुर्कों के अधीन, क्योंकि बिहार दिल्ली से दूर था और यहाँ पे कई विद्रोही लोग रहते थे। ठीक है, इसलिए बार बार
तुर्क शासकों को बिहार पर हमला करना पड़ा। तो कौन कौन से तुर्क शासकों ने बिहार पर हमला किया है? इल्तुतमिश, याद रखिएगा, पहला इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, ठीक है, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिर सिकंदर लोदी, ठीक है। ये लोगों ने हमला किया। हमला किया का मतलब ये नहीं कि उसका विनाश कर देना था, केवल हमारी अधीनता को स्वीकार कर, ठीक है। तो हाँ, यहाँ का जो लोकल शासन है वहां नहीं, बल्कि दिल्ली सल्तनत के आदेशों को तुम स्वीकार करो। तो इल्तुतमिश के बाद फिर लंबे समय तक बिहार में शांति बनी रही, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन के हिसाब से रेफरेंस मिलता है कि बिहार में तुगलक शासक गयासुद्दीन तुगलक का हमला हुआ। डायरेक्टली बिहार पे नहीं हुआ था, वो बंगाल अभियान पर गया था, बंगाल से लौट रहा था, तो दरभंगा का जो एरिया है जिसको तिरहुत कहा जाता है, इस पर उसने अभियान किया, क्योंकि उस समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह था। लेकिन हरि सिंह पर हमला करने से पहले भी सबसे पहला अभियान तिरहुत पर हो चुका था बख्तियार खलजी के समय में। बख्तियार खलजी ने उदंतपुरी मतलब बिहार शरीफ, नालंदा, विक्रमशिला जो है भागलपुर पर हमला किया था, साथ साथ तिरहुत पर भी उसने हमला किया था कब्जा स्वीकार करने के लिए कि तुम हमारा कब्जा मान लो। तो उस समय एक शासक था नरसिंह। नरसिंह ने पैसा देके, नजराना देके बख्तियार खलजी को वापस लौटाया कि भाई हम आपका अधीनता स्वीकार करते हैं और आप ये पैसा लीजिए, नजराना लीजिए, वापस लौटे। नरसिंह, याद रखिएगा, बख्तियार खलजी के समय में तिरहुत का कौन सा शासक था जिसने नजराना देकर उससे शांति खरीदी थी? शांति खरीदने का मतलब समझ रहे हैं ना? नरसिंह था। बाद में गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल से लौट रहा था दिल्ली, तो उसने तिरहुत पर हमला किया और उस समय वहां का शासक हरि सिंह था, ठीक है। हरि सिंह को उसने पराजित किया और एक तरह से तिरहुत पर तुगलक शासकों का कब्जा हो गया। हरि सिंह की ख्याति इस बात में भी है कि हरि सिंह यहां से पलायन करके नेपाल में जाकर बस गए। और हरि सिंह का एक और इंपॉर्टेंट योगदान है कि मैथिल समाज जो होता है उसको उन्होंने नेपाल में स्थापित रूप दिया, मैथिल समाज को, मैथिली संस्कृति को। और एक उनका योगदान मिलता है कि नेपाल में एक देवी है तेलेजू, तेलेजू देवी की पूजा की परंपरा वहीं उन्होंने, हरि सिंह ने ही नेपाल में शुरू कराई थी, ठीक है। एकदम याद रखिएगा ये सब चीज, ठीक है। नेपाल में तेलेजू देवी की पूजा की परंपरा की शुरुआत कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह ने शुरू करवाई थी। मैं लिखिए नहीं, हम बाद में लिखवा देंगे, अभी लिखवाए क्या है, कल से लिखवाएंगे भी हम, ठीक है। और इसके पहले आपको बता दें कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तिरहुत जो है मिथिला का एरिया, नान्य देव 1097 ईस्वी में कर्नाट वंश की स्थापना की। तिरहुत का मतलब होता है दरभंगा, पहले उसमें मुजफ्फरपुर भी था, बहुत बड़ा था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगला जो तुगलक शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, उसने भी बिहार पर खासकर तिरहुत क्षेत्र में हमला कराया और उसने तिरहुत का नाम क्या कर दिया, तुगलकपुर कर दिया, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये सब अस्थायी चीज था, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट योगदान नहीं है। फिर अगला शासक हुआ फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने भी तिरहुत क्षेत्र पर हमला किया और फिरोज तुगलक के हमला से एक बहुत बड़ा परिणाम क्या हुआ कि कर्नाट वंश का जो शासन था तिरहुत के मुख्य क्षेत्र पर वो समाप्त हो गया और एक नया वंश स्थापित हुआ जिसको कहते हैं वैनवार वंश। कभी सवाल आ जाएगा कि तुगलक शासकों के हमले से बिहार में किस नए वंश का जन्म हुआ या बिहार में किस नए वंश की शुरुआत हो गई, आंसर हो जाएगा वैनवार वंश। इस टॉपिक से अलग, थोड़ा अलग है, यही तिरहुत के क्षेत्र ही है, ध्यान रखिएगा। तिरहुत में पहला जो वंश था उसको कहते हैं
कर्नाट वंश। जैसे बृहद्रथ और हरियंक और लिखवाते हैं ना, दरभंगा एरिया में पहला जो वंश है वो कर्नाट वंश है। 1097 ईस्वी में नान्य देव नामक शासक ने स्थापित किया। ठीक हो गया। इसके बाद एक और वंश की नींव पड़ती है जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप, ओइनारा वंश। ठीक है ना, ओइनारा वंश। अगला जो वंश है वो फिरोज तुगलक के हमले के कारण तिरहुत में स्थापित हुआ, जिसको कहते हैं वैनवार वंश। वैनवार वंश क्यों इंपॉर्टेंट है? इसी वैनवार वंश में एक शासक हुए शिव सिंह। ठीक ना, शिव सिंह। ये शिव सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है? विद्यापति कवि जो है उनके आश्रयदाता है। हाँ, और विद्यापति ने क्या लिखा है? बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए। कृति लता कृति पताका, उसके संरक्षक विद्यापति के यही शिव सिंह थे, वैनवार वंश। ठीक ना, ये जो बता रहे हैं हम आपको, फिर पूछिएगा तो बार बार रिपीट करेंगे ताकि आप यही याद करके जाइए। ठीक है ना, सुनने में आसान लग रहा है, 3-4 बजेगा शाम को दिमाग से बाहर चला जाएगा। उसके बाद 1 आध घंटा व्हाट्सएप वगैरह चला लीजिएगा तो कल सुबह पता ही नहीं चलेगा कहा क्या हुआ। कृति लता कृति पताका दो लिखा था, रचना है उनका। बल्कि हमारे विचार से आने से पहले ही इसको जो लिखते हैं या लिखवाएंगे हम, एक बार ऐसे देख के आइए। सुबह में जानते हैं क्या होता है, दिमाग एकदम फ्रेश रहता है। रिपीट करिएगा ना तो याद हो जाएगा दिमाग। ये नहीं कि सुबह सुबह उठते गुड मॉर्निंग फूल भेज रहे हैं ये वो, इसी में। ठीक ना, वैनवार वंश क्यों इंपॉर्टेंट है? शिव सिंह इसके राजा थे जिन्होंने विद्यापति को आश्रय दिया। ठीक है, अब आइए वैनवार वंश के बाद हम लिखवाएंगे आपको, भी नहीं लिखिए मत, हर जो बात बोलते हैं लिखिए, मतलब लिखवा देंगे। तो फिरोज तुगलक के बाद मैंने बताया था, पढ़ाते समय शुरू में बताया था कि तुगलक वंश के बाद अफगान शासकों ने भी बिहार पर हमला किया था, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सिकंदर लोदी। ये तो क्रम आपको याद है ना हिस्ट्री में कि पहले क्या कहते हैं उसको, इलबरी वंश आया, फिर खलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, उसके बाद वही सैयद मतलब सैयद वंश हुआ, या उसके बाद लोदी वंश है, इसको अफगान मान लिया जाता है। ठीक है ना, और अफगान शेर शाह तक चलता है, शेर शाह भी अफगान था। तो फिरोज तुगलक के बाद एक रेफरेंस मिलता है कि सिकंदर लोदी ने 1394-95 में बिहार पर हमला किया, लेकिन पहले डायरेक्ट बिहार पर हमला नहीं किया। पहले उसने लखनऊ के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित किया, क्योंकि लखनऊ का शासक जो था अब दिल्ली की अधीनता को स्वीकार नहीं करता था, सैद्धांतिक रूप से करता था लेकिन वास्तव में स्वतंत्र रूप से रहता था। तो पहले हुसैन शाह सरकी को लखनऊ में पराजित किया और उसके बाद बिहार आया और बिहार में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, जिसका नाम था दरिया खान नुहानी। ठीक है ना, वो अफगान था, उसको कहा कि बिहार में तुम मेरे नाम पर शासन करो। ठीक है, दरिया खान नुहानी जीवन भर कृतज्ञ रहा सिकंदर लोदी के प्रति या इब्राहिम लोदी के प्रति। ठीक है, दरिया खान के बाद उसका पुत्र बहार खान नुहानी शासक हुआ, जिसने शासक बनने पर अपना नाम बदल लिया। बहार खान नुहानी ने अपना नाम रख लिया मोहम्मद शाह नुहानी, और ये उदंड था, दरिया खां की तरह उदार नहीं था।
ये अफगानों का भी आदेश नहीं मानता था। यही दरिया ये बहार खान नुहानी या मोहम्मद शाह नुहानी ने इब्राहिम लोदी को भी कनकपुरा के युद्ध में पराजित किया था। पूछा जाएगा कनकपुरा के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय बिहार के किस अफगान शासक ने की थी? ऑप्शन में एक ही रहेगा, या तो बहार खान नुहानी रहेगा या मोहम्मद शाह नुहानी रहेगा, दोनों रहेगा। ठीक है, बस। नहीं, नुहानी और भी है, कई नुहानी है, ठीक ना। इसका आगे वाला भी नुहानी है। नुहानी एक वंश है अफगानों का, ठीक है ना। कनकपुरा का युद्ध जिसमें इब्राहिम लोदी को बहार खान नुहानी या उसी का नाम है मोहम्मद शाह नुहानी ने पराजित किया था। यानी क्या साबित कर रहा है कि जिन्होंने इसको राजा बनाया उनके ही आदेशों का ये पालन नहीं करते। आगे चलकर बहार खान नुहानी मर गया या मोहम्मद शाह नुहानी, उसके बाद एक इसका पुत्र हुआ जलाल खान नुहानी। जलाल खान नुहानी का ही एक संरक्षक बना शेर शाह, जिसका नाम फरीद था। फरीद या शेर शाह इसका संरक्षक बन गया जलाल खान, और संरक्षक बन गया तो शेर शाह ने इसका पूरा फायदा उठाया अपनी शक्ति को बढ़ाने में, क्योंकि शेर शाह का एक ही टारगेट था, खुद को शासक बनाना। और वो जानता था कि मुगल शक्तिशाली हैं, बाबर हो चाहे हुमायूं हो। तो हुमायूं के समय में तो वो खुलकर सामने आ गया, लेकिन बाबर के समय में कभी भी शेर शाह ने आवाज नहीं उठाई, और हमेशा वो बाबर के समक्ष उसका सहयोगी सिद्ध करता था अपने कि मैं आपका विरोध नहीं हूं, आपके साथ हमेशा रहूंगा, और आप ही के साथ आप जो युद्ध कहेंगे मैं आपको साथ दूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि शेर शाह किस युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ा था, कौन? चंदावर कहां युद्ध हुआ है? चंदेरी के युद्ध में शेर शाह मुगलों की तरफ से लड़ा है। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, समझ में आई बात ना। कभी क्वेश्चन आ जाए कि शेर शाह मुगलों की तरफ से किस युद्ध में लड़ा था, तो चंदेरी का युद्ध। ठीक है, शेर शाह ने जैसे ही देखा बाबर मर गया और हुमायूं शासक बना, अब इसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन उसके पहले इसने क्या और काम किया था, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास पैसा रहेगा, धनी संपन्न रहिएगा, तभी ना आप सेना भी रखेंगे, तभी ना कोई नया अभियान भी करेंगे। तो सबसे पहला क्या काम किया था ये, इब्राहिम लोदी ने राजकीय खजाना जो था, रॉयल ट्रेजरी जो था, जो केंद्र सरकार का था, वो कहाँ रखा था? लोदियों ने अपना राजकीय खजाना कहाँ रखा था? मुगल सराय के आगे रखा था। बताइए कौन सा जगह? मुगल सराय जानते हैं, दीनदयाल उपाध्याय, उसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, आप जान भी रहे होंगे, चुनार में रखा। चुनार एक जगह है, हाँ, किला भी है वहां, और उसी में रखा था। और ताज खान सारंगखानी, ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। ताज खान सारंगखानी एक इब्राहिम लोदी का अधिकारी था, उसको कहा कि भाई तुम यही राजकीय खजाना सुरक्षा के साथ रखो। लेकिन वो उसकी वाइफ जो थी वो दूसरी वाइफ थी, और बच्चे जो थे पहली वाइफ के, तो हमेशा विवाद होता था उसकी वाइफ से, ताज खान सारंगखानी की वाइफ से बच्चों का विवाद होता था। एक बार बच्चों ने उसकी हत्या करनी चाहिए, बीच में ताज खान सारंगखानी बीच बचाव में आ गया और गलती से उसी का मर्डर हो गया। इब्राहिम लोदी शासक ने कहा था, हाँ, ताज खान सारंगखानी के सनक। तो क्या हुआ, जैसे ही ताज खान सारंगखानी मर गया तो उसकी जो विधवा थी वो और चालाक थी, बच्चों से भी ज्यादा चालाक थी। जितने भी किले के सैनिक थे सारों को मिला लिया अपनी ओर और बेटों को भगा दिया। इस स्थिति का लाभ उठाया शेर शाह ने। उसका नाम था दूदू बेगम, वाइफ का। शेर शाह वहां गया और उससे शादी कर ली,
अब शादी कर लिया तो पूरा खजाने का ये मालिक हो, इससे धनी हो गया वो, और इससे अपना सैनिक विस्तार करने लगा, वह सेना की नियुक्ति करने लगा। और उसके बाद उसने एक युद्ध किया, युद्ध नहीं किया, उसके विरुद्ध युद्ध नहीं था, हुमायूं ने एक युद्ध किया था। तो अब 1532 ईस्वी में, जिसको कहते हैं दौरा या दौराहा की लड़ाई। लिख इसलिए दे रहे हैं कि ऑप्शन में दोनों में से कोई रहेगा। देखिए ऐसा भी ऑप्शन रह सकता है, आप सोचेंगे कि दूसरा युद्ध है, और ऑप्शन में यह भी रह सकता है, दोनों एक ही है। ये युद्ध 1532 में हुआ था, 1532 में। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुए थे, देखिए बता रहे हैं। जैसे ही बाबर मर गया था, पूरा जितना भी छिटपुट अफगान पूरे भारत में फैले थे, दे वेयर स्कैटर्ड इन पैन इंडिया। अफगान खत्म नहीं हो गए थे, अवसर का तलाश कर रहे थे, कब मौका मिले कि फिर से हम शासक बन जाए मुगलों को भगा के। तो इसी समय एक तरफ हो गए 1532 में सारे अफगान। बिहार के एक अफगान सेनापति महमूद, सेनापति क्या नेता, महमूद लोदी के नेतृत्व में सारे अफगानी एकत्र हो गए। और उधर से हुमायूं अभियान किया इसमें 1532 में। शेर शाह इस स्थिति को देख रहा था और चाह रहा था कि इस युद्ध में अफगानी विजय नहीं हो। कारण क्या था, अगर अफगानी जीत जाते तो फिर शेर शाह की अपनी महत्वाकांक्षा कैसे कम जाता ना, वो फिर कैसे अपने आप को आगे बढ़ाता। इसलिए इसने सहयोग नहीं दिया। नाम का जरूर शामिल था अफगानों के साथ, लेकिन इसने सहयोग नहीं दिया। फलतः सारे अफगान जो सेनापति थे और नेता थे वो हार गए, और इससे शेर शाह को खुशी हुई। बस शेर शाह ने क्या किया, तुरंत बिहार में सूरजगढ़ा की लड़ाई लड़ी, और सूरजगढ़ा की लड़ाई में 1534 में शेर शाह विजयी हो गया, और वहां से बंगाल की तरफ अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। 1538 में उसने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब जब पूरा शक्तिशाली हो गया, धनी धान्य हो गया, जिससे मतलब वेल्थ से रीच हो गया, तब उसने हुमायूं को शिकस्त देने की सोची। और इसलिए वह 2 लड़ाइयां हुमायूं से लड़ता है, पहला 1539 और दूसरा 1540। ठीक है ना। 2 wars were happened in 1539 and 1540। पहला है 1539 में चौसा का युद्ध, और दूसरा है बिलग्राम का, जिसका नाम है कन्नौज का युद्ध भी। दोनों नाम एक ही है। ठीक है। लास्ट में ये हुमायूं हार गया, और हारने के बाद फिर ये फारस निर्वासित हो गया। ठीक है ना। फारस मतलब ईरान, आज के ईरान को पहले फारस कहा जाता। इसमें आपको बता दें कि जो बीच में पढ़ाए थे, जो नहीं बता रहे थे कि बख्तियार खलजी, उसके बाद तुगलक वंश बिहार में, बिहार शरीफ, इसे बता रहे थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटना, ठीक ना, भागलपुर और बिहार शरीफ। बिहार में फारसी शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे, याद रखिएगा, पटना, भागलपुर और बिहार शरीफ। ठीक है। कुछ इमारतें भी मिली है इस तुगलक काल में, जैसे एक बहुत बड़ा प्रशासक था बिहार शरीफ का, जिसका नाम था मलिक इब्राहिम, जिसको मलिक बया भी कहा जाता है। हाँ। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि मलिक बया का मकबरा कहाँ है या मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ है, तो बिहार शरीफ। ना, एकदम कंठस्थ याद रखिए। बंगाल के शासक को हराया था, मुंगेर के पास शायद सूरजगढ़ा है। ठीक है ना। और 1538 तक इसका बंगाल पर नियंत्रण स्थापित हो गया। बंगाल का जो केंद्र था, नहीं पहले का बात बता रहे हैं, लखीसराय और मुंगेर लगा हुआ है ना, अब डिवीजन हो गया होगा जिला का। तो क्या बता रहे थे हम शेर शाह के बारे में। शेर शाह 1540 से 45 तक शासक रहा है। ठीक है।
हमको इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको। कभी शेर शाह चूंकि बिहार का शासक है इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा शेर शाह ने कितने युद्ध लड़े। एकदम कंठस्थ यही याद कर लीजिए। देखिए पहला लड़ाई 1540 में शेर शाह अपने आप को उपाधि धारण किया और राजा बना लिया, ठीक है। तो पहला देखिए 1542 में कहां अभियान किया था? मालवा। एकदम यही याद कर लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और मालवा पर अभियान करके मालवा पर उसने जीत हासिल की, और मालवा से लौट रहा था तो रणथंभौर पर भी अधिकार कर लिया, ठीक है। मालवा मध्य भारत में है और रणथंभौर कहाँ है? कहाँ? राजस्थान में, ठीक है। मालवा पर अधिकार करने के क्रम में जब लौट रहा था तो रणथंभौर पर भी उसने अधिकार कर लिया, ठीक है। 1542 खत्म। 1543 में कहां अभियान किया? रायसीन। रायसीन एक राज्य है जहां का राजा पूरनमल था, और इस पूरनमल की शेर शाह ने धोखे से हत्या कर दी। और यहाँ पर स्त्रियां जो थी जौहर की, जौहर समझ रहे हैं ना। और रायसीन का युद्ध शेर शाह के चरित्र पर एक धब्बा माना जाता है। फिर 1544 में शेर शाह ने अगला अभियान किया जिसको कहते हैं मारवाड़ अभियान। इस युद्ध में शेर शाह बाल बाल के चलते जीता नहीं तो बुरी तरह से हार गया था, क्योंकि यहाँ दो वीर राजपूत थे जिनका नाम हमेशा याद रखिएगा, जयता और कुप्पा। दो आदमी थे, जयता और कुप्पा। इन्होंने इतनी वीरता से लड़ाई लड़ी थी कि शेर शाह को एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि अरे मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान का सारा साम्राज्य गंवा दिया। समझ में आई बात ना? वो कितना वीरता से प्रभावित था। बाल बाल के लिए शेर शाह जीता, नहीं तो वो हार ही गया था। और हार ही नहीं गया था बल्कि फिर पूरा साम्राज्य उसके हाथ से निकल जाता। कभी आ जाएगा बाजरा वाला स्टेटमेंट तो मारवाड़ युद्ध देखिए 1544। अगला अभियान जो शेर शाह का था 1545 में, वह कालिंजर था। कालिंजर में ही उसकी हत्या हो गई। बारूद से भरा एक हुक्का फेंक रहा था किला की दीवार पर, बार बार फेंक रहा था। एक बारूद का हुक्का क्या हुआ कि किला से टकरा के फिर वापस गिर गया। बगल में बारूद रखा हुआ था, वहीं पर शेर शाह बैठा, बस जल गया पूरा, शेर शाह मर गया जल। और 1545 में उसका पुत्र इस्लाम शाह शासक बना, जो कि 50-52 तक शासक रहा, ठीक है ना। शेर शाह के बारे में कल भी हमने आपको बताया है बहुत कुछ। वो पहला शासक है जिसने हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं किया, हर एक कोस पर सरायों का निर्माण किया। तीसरा काम कि पहला शासक है मध्यकालीन भारत का जिसने भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण कराया, और इसको कहते हैं जब्ती प्रणाली। और शेर शाह के भूमि सुधारों को अकबर ने अंगीकार किया था, स्वीकार किया था। लेकिन कुछ अधिकारियों ने अकबर को सहायता दी थी, जिसमें राजा टोडरमल दीवान था, मुजफ्फर खान गुजराती, ठीक ना, तुर्बाती या गुजराती, ठीक है, और भी लोग थे। अगला ये कि उसके बाद अफगानों का ही शासन बिहार में रहा। कब तक? 1580 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद हुमायूं डिस्टर्ब रहा, और 1580 तक अकबर जहांगीर लोग को ध्यान देने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उनको और भी युद्ध लड़ने थे अपनी मुगल सत्ता को भारत में कायम रखने में। 1580 तक बिहार एक तरह से स्वतंत्र था, जिसको मन करता था वही शासक हो जाता था, ठीक है। 1580 में पहली बार अकबर ने बिहार के लिए एक नया सूबेदार चुना, ठीक है ना। बिहार पर पहले नियंत्रण स्थापित किया, जिसमें नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1576 से अभियान बिहार में भेजा गया। कौन था वो अभियान का नायक? अकबर ने बिहार पर कब्जा करने के लिए अपने सेनापतियों को भेजा। सबसे इंपॉर्टेंट नाम कौन है? राजा मान सिंह। उन्होंने आया, पटना गया, औरंगाबाद, दाऊदनगर, सब जगह अपना अभियान किया, ठीक है।
और अकबर ने मुनीब खान को भी यहाँ का गवर्नर बनाया, बहुत लोगों को बनाया, रह रह के हटा देता था, ठीक है ना। राजा मान सिंह को बनाया, खान ने जहां मिर्जा अजीज कोका को बनाया, ठीक है, जो उसका भाई ही लगता था। असद खान को बनाया, आसफ खान को बनाया, ठीक है। और बिहार में इस समय तक जैसे अफगान विजयी हो गए और फिर बाद में हुमायूं शासक बन गया, तो यहाँ पर कर्रानी वंश बिहार में बहुत दिन तक रहा। 1540-50 के बाद 1580 तक बिहार में कर्रानी वंश का शासन था। कर्रानी वंश ही बिहार के शासक थे, जिनका नाम क्या है, लास्ट में दाऊद खान करानी, उसके पहले भी 2 करानी शासक थे, हैं, सुलेमान करानी और एक और है, ठीक है ना। पहला वो करानी है, उसके बाद सुलेमान करानी है, लास्ट में दाऊद खान करानी है, ताज खान करानी, उसके बाद सुलेमान करानी, उसके बाद दाऊद करानी। ये दाऊद करानी ने ही दाऊद नगर औरंगाबाद जो है वहां स्थापित किया है। और एक उसने कोर्ट बनाया था पटना में, जिसको कहते हैं दारुल ए अदल, कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय का न्यायालय, ठीक है। दाऊद खान करानी ने पटना में कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी निर्माण कराया। इन सभी को हटाया अकबर ने और अपने प्रांतपति बिहार में नियुक्त करना शुरू किए। कई प्रांतपति उसने नियुक्त किए, मुनीब खान, राजा मान सिंह, मिर्जा अजीज कोका, आसफ खान, असद खान, ठीक है। इन बस यहां तक समझ गया ना। अब आइए जहांगीर। जहांगीर ने क्या अनुभव प्रयोग, मतलब क्या एक अनोखा प्रयोग किया बिहार के बारे में। जहांगीर पहला शासक है जिसने 1621 ईस्वी में शाहजादा परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया। नहीं तो इसके पहले सेनापति या अमीर बिहार के प्रांतपति होते थे या राज्यपाल होते थे। जहांगीर पहला शासक है जिसने मुगल वंश के राजकुमार को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया। कब? 1621 में शाहजादा परवेज। और उसके बाद से जब बिहार का प्रांतपति बनता था, मुगल वंश का राजकुमार ही बनता था। समझ में आई बात? समझ में आ रही बात? शाहजादा मतलब मुगल राजवंश का राजकुमार। और ये परंपरा शुरुआत किया जहांगीर ने 1621 में शाहजादा परवेज को बिहार का प्रांतपति बना के, ठीक है। फिर कई लोग प्रांतपति रहे। शाहजहां के काल में भी बहुत सारे मुगल, कई लोग नहीं थे, मैंने मुगल राजवंश का ही राजकुमार वहां पर प्रांतपति हुआ। एक बार दारा शिकोह के सलाह पे इस परंपरा से हटके शाहजहां ने बिहार का प्रांतपति अली वर्दी खान को बना दिया था, ठीक है। उसका दारा शिकोह बहुत प्रिय पुत्र था शाहजहां का, उसकी सलाह को वो अनदेखा नहीं करता। लेकिन दारा शिकोह ने कहा जरूर था और शाहजहां ने बना जरूर दिया अलीवर्दी खान को, लेकिन तुरंत, हाँ, अलीवर्दी खान नहीं, गलत हम बोले हैं, अलीवर्दी नाम नहीं है, वर्दी मुंह से निकल गया, अली खान कुछ नाम है उसका। और उसको बनाने के बाद एक सबसे बड़ा मतलब घाटा क्या हुआ कि वो उत्तराधिकार के संघर्ष में सूजा का साथ दे रहा था। शाह सूजा जो था ना, औरंगजेब के समय में उत्तराधिकार युद्ध हुआ था जिसमें दारा शिकोह, मुराद, शाह सूजा और औरंगजेब थे। तो उस सूजा का साथ ये अली खान देने लगा था, जिससे बाद में उसको हटाया गया और शाहजहां ने अपने इस निर्णय को बाद में बदल दी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जहांगीर के समय जो 1621 में परंपरा शुरू हुई वो आगे भी कंटिन्यूड रहा। कभी परिस्थिति बस किसी राजकुमार अगर विद्रोही हो गया तो तात्कालिक समय के लिए किसी के को प्रांतपति का पद दे दिया जाता था। जैसे अकबर के काल में सलीम के विद्रोह के समय में कुछ समय के लिए ये परंपरा नहीं पालन हो पाया, ठीक है ना। सलीम के विद्रोह से बिहार पर नियंत्रण कमजोर हो गया। सलीम कब विद्रोह किया था? 1602 ईस्वी में। ऐसा माना जाता है कि अबुल फजल की हत्या में सलीम
यानी कि जहांगीर का ही हाथ था और बुंदेला सरदार का हाथ था। ठीक है। और 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने अजीम उस शान राजकुमार था मुगल वंश का, अजीम उस शान को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया और उसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया। अभी भी अजीमाबाद कॉलोनी होगा। बीच में बहुत सारे काम हुए हैं जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली बता दें आपको कि जैसे जहांगीर के काल में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए हैं। जैसे 1616 ईस्वी में मनेर में एक बहुत बड़ा मकबरा बना जिसको कहते हैं शाह दौलत का मकबरा। शाह दौलत का मकबरा, इसका निर्माण 1616 में नूरजहां के भाई इब्राहिम खान काकीर ने कराया था। 1616 में मनेर में शाह दौलत के मकबरे का निर्माण नूरजहां के भाई इब्राहिम खान काकीर ने किया था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, सैफ खान एक बहुत योग्य प्रशासक था जो एक मदरसे की स्थापना किया पटना में, जिसको आज भी आप जाकर देख सकते हैं। आज भी सैफ खान का मदरसा कहलाता है, पटना में ही है। ठीक है। तीसरी बात कि जहांगीर के बाद बहुत सारा कुछ नया काम तो हुआ नहीं, लेकिन जो मुगल राजकुमार थे उनका बिहार से बहुत अधिक कनेक्टिविटी, बहुत अधिक संबंध इतिहास की पुस्तकों में दिखाई पड़ता है। जैसे कभी हम आपसे सवाल पूछ दें कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसका जन्म और जिसकी ताजपोशी दोनों पटना में हुई थी? कब हुआ था? कहाँ हुआ था? हाँ, लेकिन कहाँ हुआ था? पटना तो बहुत बड़ा है। साइंस कॉलेज के पास एक मस्जिद है, पीछे देखेंगे तो आप, ठीक है ना, वहीं पे हुआ था। ठीक है। और सामने है, छोटा मस्जिद है वो, बड़ा वाला मस्जिद नहीं, छोटा सा मस्जिद है। वो मस्जिद नहीं, बड़ा वाला मस्जिद नहीं, वो तो नया बना है। अब हम देखे नहीं है, बगल में तो वो बड़ा सा नहीं, साइंस कॉलेज के पीछे उसके आगे। कभी देखिएगा जाके, हम भी देखे नहीं है। साइंस कॉलेज के पीछे वो मस्जिद है, छोटा मस्जिद है। ठीक है। और उसके बाद बंगाल, उसके बाद क्या हुआ अंग्रेजों के काल में, मतलब मुगलों के बाद क्या हुआ कि बिहार का स्वतंत्र अस्तित्व एक तरह से धूमिल हो गया और बिहार पर बंगाल का अधिकार हो गया और बिहार का कोई स्वतंत्र या मौलिक व्यक्तित्व नहीं था। इसलिए बंगालियों का प्रभुत्व बिहार में स्थापित हो गया। और आप देखेंगे बाद में कई टॉपिक्स आएंगे बिहार के सेपरेशन का, बिहार अलग राज्य कैसे बना। ठीक है। तो यहां तक अगर आपको कुछ पूछना हो, पूरा हिस्ट्री है ये बिहार का, इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं। हम आपको 2 मिनट का समय देते हैं। एनीथिंग, ये नहीं कि निसंकोच पूछिए, आप जो भी पूछना है। उसके बाद फिर हम मेंस का कुछ बताने वाले हैं। प्रीलिम्स का अभी तक बता दिए, बिहार मेंस के बताएंगे हम टॉपिक वाइज। हाँ लिखवाएंगे, कल लिखवाएंगे। भाषणबाजी से नहीं काम चलता, लिखित मटेरियल भी होना चाहिए। हाँ एकदम भूल जाइएगा, सवाल ही नहीं किया। क्या बोले? बिहार पे कब्जा करने के लिए कितने लोग? राजा मान सिंह, मैंने बहुत लोगों को भेजा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसने कब्जा कराया राजा मान सिंह। 1576 से लेके 78-80 तक मान सिंह का लगातार अभियान हुआ है बिहार। प्रांतपति बनाया गया था, राजा नहीं। बिहार का राजा नहीं होता, प्रांतपति। राजा वो था मुगल। कुछ भी पूछिए, जितना पूछना है, फिर दूसरा काम करना है। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए तो आप समझ लें कि एकदम याद हो गया, याद नहीं होता है। 2-4 क्वेश्चन एकदम निश्चित याद रखिएगा, एकदम दिमाग में घूमते जाइए, एकदम घुमाते रहिए उसको। पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर फारसी शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र। पटना बिहार है।
हाँ बताइए क्या है। और बताइए क्या कर रहे थे आप लोग? कल दोपहर से बैठे होंगे, सुबह में आए होंगे। सूत निपात। जाइए अब कल फिर देखिए आज दिन भर, हम सही बताएं गलत बताएं। एकदम याद रखिएगा, कल भी जो बताए थे हम आपको क्राइम पेट्रोलिंग की तरह रिवीजन भी करा दे रहे हैं हम, नहीं दिखाता है टीवी में पिछला क्या घटना हुआ था, उस तरह से अब नहीं याद हो रहा तो बताइए कौन। बहुत। ये भी बताइएगा, आपको एक चीज बता दें, फिरोज तुगलक ने राजगीर में जैन मंदिरों को दान दिया था, ये भी रेफरेंस मिलता है, इसका अभिलेख मिलता है, साक्ष्य मिलता है, ठीक है ना, राजगीर में गया में दान है। एक और बात इंपॉर्टेंट चीज था, तुर्कों के काल में ही बिहार में वसूले जाने वाले एक कर का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है तुरुस्क दंड। क्या है बताइए इसमें। ये पूछ भी चुका है, यूपीएससी में भी पूछ चुका है, ये नहीं कि बिहार में है ऐसा इसलिए यूपीएससी पूछा है। ये बता दे रहे हैं आपको, जैसे शुरू हो गया तुर्कों का हमला बख्तियार खिलजी के काल से, होने लगा ना बिहार पर, तो कोई उसमें एक आदमी जो है किसानों से कुछ कर लेता था, कहता था कि इन हमलों से अगर बचाव चाहिए तो भाई पैसा इकट्ठा किया जाए और हम लोग नजराना दे दें ताकि वो हम पर हमला न करे। लेकिन इस दंड की चर्चा मुंगेर में एक ताम्र लेख से तांबे के पट्टी पर लिखा हुआ मिला है, जो कि गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र गढ़वाल का है। गोविंद चंद्र गढ़वाल का जो मुंगेर से ताम्र अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें तुरुस्क दंड की चर्चा है। यह कर है जो कि उस क्षेत्र के किसानों से लिया जाता था तुर्क हमलों से बचाव के लिए। याद हो जाएगा ना। जो आदमी आपस में ही कोई एक आदमी, जैसे बताया हमने नरसिंह देव या नरसिंह नाम, देव छोड़िए नरसिंह ही याद रखे, नरसिंह देव तिरहुत का जो शासक था उसने बख्तियार खिलजी को नजराना देके हमला से अपने को बचा लिया। कुछ भी पूछिए, एक तरह से हो गया है मेडिवल और एंशिएंट, मॉडर्न नहीं हुआ है। बिहार के हिस्ट्री में छोटा से छोटा इंफॉर्मेशन भी आप पूछ सकते हैं, और मेरा यही उद्देश्य है कि यहाँ आपको याद करा दें, ठीक है। लिखवाएंगे, कल से लिखवाना भी है, लेकिन यहाँ आप याद कर लीजिए और फिर जाके पढ़िए। कोई भी बिहार स्पेशल का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 12 क्वेश्चन आ रहा है, 8 कम से कम बनना चाहिए, 4 मान के चलिए, गलत हो सकता है। तुरुस्क दंड गोविंद चंद्र गढ़वाल, गोविंद चंद्र गढ़वाल शासक के, धीरे धीरे लिखिए, गोविंद चंद्र गढ़वाल, ब्रैकेट में पूछ दिया जाएगा गोविंद चंद्र गढ़वाल किस वंश का शासक था, तो क्या आंसर होगा। हाँ, गोविंद चंद्र गढ़वाल हाँ के मुंगेर से प्राप्त ताम्र अभिलेख, ताम्र मतलब तांबा का, के मुंगेर से प्राप्त ताम्र अभिलेख में इस कर की चर्चा मिलती है। गोविंद copper inscription of Govind Chand Garhwal was found from Munger and it indicated about this tax तुरुस्क दंड। अब ये नहीं दिखा रहे हैं कि क्यों लिया जाता था, याद है ना, तुर्कों के हमलों से बचने के लिए किसानों से लिया जाने वाला शुल्क या कर, ठीक ना। और कुछ पूछना है पीटी का तो पूछ लीजिए।
हाँ, हाँ, तांबे का अभिलेख। हम लिखवाएंगे। नूरजहां का भाई था, 1616 में उसने मनेर का मकबरा बनवाया था। मनेर का मकबरा कहलाता है शाह दौलत का मकबरा। ठीक है, सरफुद्दीन याहिया मनेरी उनका नाम है। सिर्फ आप हल्का फुल्का याद रखिएगा, सरफुद्दीन बहुत लंबा नाम है, सिर्फ सरफुद्दीन याहिया मनेरी ही नाम नहीं है, और भी एक दो ठो नाम है उनका। किस सिलसिले से संबंध? भारत में सूफी जो है, सूफी बता देते हैं, बाद में मेंस देखिएगा, टाइम है ना अभी, मेंस बताना बहुत जरूरी था। सूफी जो है, कभी सवाल आ जाएगा सूफीवाद क्या है, क्या जवाब होगा? ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि बिहार स्पेशल और बीपीएससी, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हाँ, इट इज ए मिस्टिक ब्रांच ऑफ इस्लाम, इसको कहते हैं इस्लाम की रहस्यवादी शाखा है। रहस्यवादी शाखा क्यों कहा जाता है? अभी तक देखे होंगे आप, सर भी आपका मेडिकल हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और बता रहे थे सम्मानित फलाना ठिकाना है, बता रहे थे ना, गौरी गजनी, देखे होंगे आप कि ये हमेशा हिंसा मार काट में इस्लाम है ना, इधर कब्जा कर लेना, उधर साम्राज्य स्थापित कर लेना। तो इस्लाम के जो ओरिजिनल अनुयायी थे अरब के, वो काफी दुखित हुए। इस्लाम का जो स्वरूप है परिवर्तित होते जा रहा है। ठीक है, जो जो इस्लाम ओरिजिनल इस्लाम है वो इससे नहीं साबित हो रहा है। ओरिजिनल इस्लाम क्या है? कभी भी आप किसी भी धर्म के बारे में गलत छवि मत बनाइएगा, ठीक है ना, कि नहीं कि मोदी मोदी या कोई भी आदमी नहीं करना है, जो है फैक्ट उसी को याद करना है। इस्लाम कभी गलत चीज नहीं सिखाया, भले कोई उसमें गोली से हत्या करने लगे इस्लाम के नाम पर, तो इस्लाम दोषी है कि वो आदमी दोषी है? या ईसाई धर्म है वो कभी खराब है? ईसाई धर्म, सिख धर्म खराब है? जो नेता है वो राजनीतिक कारणों से वोट लेने के लिए लड़ाते रहते हैं आपस में। तो इस्लाम जो है ना, प्रेम और भाईचारा का संदेश देता है। कुछ मामले में हमारी संस्कृति से वो श्रेष्ठ है। कैसे? उसमें जाति प्रथा नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। यहाँ रहते रहते इस्लाम के अंदर शेख पठान अंसारी का भेद जो है यहाँ रहने से आया है। नहीं तो इस्लाम हमेशा सच्चा भाईचारा का, ब्रदरहुड का संदेश देता है, और यही ओरिजिनल इस्लाम है। जो अच्छा इस्लाम का जो अनुयायी है वो कभी शराब नहीं पीता है, ये ध्यान लीजिए। लेकिन भारत में अच्छे अच्छे शराबी सब इस्लाम को ही मानने वाले हैं, सीधे उल्टा हो गया है। लेकिन इस्लाम में शराब की भी मनाही है। ऐसा ही उस समय कुछ संत हुए जो कि बहुत पवित्र और सात्विक जीवन जीते थे, और ऐसा एक स्टेटमेंट है कि वो सफा मतलब होता है प्योरिटी, पवित्रता, इसीलिए सफा से उनका नाम सूफी हो गया। फिर एक कमेंट है कि सुफ ऊन का बना एक कपड़ा होता है, इसीलिए वो लबादा जैसा ओढ़े रहते थे संत, इसलिए उनका नाम सूफी हो गया। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है कि इस्लाम के सच्चे अनुयायी हैं, जो इस्लाम के खराब और बदलते स्वरूप से चिंतित थे, और उन्होंने इस्लाम को फिर ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए इस्लाम की एक नई व्याख्या दी। जो ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है? जो पैगंबर मोहम्मद ने बताया है, और इसी को बताने के लिए वो विश्व भ्रमण पर निकले। कुछ लोग भारत आए, कुछ लोग और देश गए, ठीक है। तो भारत में जो सबसे पहले सूफी भारत में आए, उनका नाम है, सबसे पहला सूफी कौन है भारत में? चिश्ती तो पूरा दुनिया चिश्ती है, उससे मतलब है नाम बताना है। बिहार में, भारत में सबसे पहले सूफी शेख अली हुजवीरी आए थे। शेख अली हुजवीरी। बिहार में लिखवाएंगे, बिहार में मखदूम बिहारी और जसजोत आए थे। हम लिखवाएंगे, मत लिखिए, बिहारी वाला, बिहार वाला में डाउट है। लेकिन भारत आने वाले सबसे पहले सूफी संत शेख अली हुजवीरी। और भारत में जो सूफियों का सिलसिला लोकप्रिय हुआ वो सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट है। पहला है चिश्ती सिलसिला, दूसरा कादरी सिलसिला, तीसरा सोहरावर्दी सिलसिला, और चौथा कौन? फिरदौसी नहीं, फिरदौसी कोई अलग सिलसिला नहीं, बताएंगे क्या है।
चिश्ती, दूसरा कादरी, तीसरा क्या बोले सुहरावर्दी, और चौथा नक्शबंदी। ठीक है। फिरदौसी सिलसिला कोई सिलसिला नहीं होकर सुहरावर्दी सिलसिले का ही एक उप शाखा है, जिसकी स्थापना बिहार के मनेर में हुई। ठीक है। जो शाह दौलत का मकबरा है वो सुहरावर्दी सिलसिले का है। सुहरावर्दी सिलसिले का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस, पृथक अस्तित्व नहीं है, बल्कि वो सुहरावर्दी सिलसिले का ही एक उप शाखा है, ब्रांच। चिश्ती जो है काफी लोकप्रिय, उत्तर भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिला कौन सा है क्वेश्चन आ जाएगा तो कहेंगे चिश्ती सिलसिला, जिसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। प्रॉपर नहीं है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे 1211 में, वो किसके साथ, गोरी के साथ आए। ठीक है ना, गोरी के साथ। और इन्होंने राजस्थान के अजमेर में अपना खानकाह स्थापित किया। खानकाह हाँ अरबी थे। अरे गोरी 1198 में आए थे, हम गलत बता रहे। 1198-99 में कोई फिक्स डेट नहीं है, इसलिए नहीं बता। गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे और इन्होंने अजमेर में अपना खानकाह स्थापित कराया। ठीक। बाद में आप देखेंगे कि सबसे अधिक लोकप्रिय चिश्ती हुआ, बाद में सुहरावर्दी और कादिरी और नक्शबंदी हुआ। हमारा तात्पर्य बिहार से है। ठीक है ना। मकतूबाते सदी और अदाबुल फरीदीन, ठीक है ना, ये दो किताब बिहार के सूफी हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सुहरावर्दी सिलसिले की उप शाखा फिरदौसिया शाखा से संबंधित है, जिसका नाम आपने लिया, क्या नाम है, शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी। उनका पत्रों का जो लेटर लिखते थे उसका संकलन कहलाता है मकतूबाते सदी। मकतूबाते सदी क्या है, शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी के पत्रों का संकलन है। कौन है शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी? सूफी संत है जो बिहार के मनेर में स्थापित हुए। इन्हें जो लेटर लिखा है, लेटर लिखा जाता है ना, अब नहीं लिखा जाता, पहले इसी का एक कंपाइलेशन, इसका एक संकलन जो है तैयार किया गया है, जिसका नाम है मकतूबाते सदी। पूछ दिया जाएगा मकतूबाते सदी क्या है, सीधे लिखिएगा शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी के पत्रों का संकलन। आदाबुल मुरीदीन क्या है? आदाबुल मुरीदीन एक पुस्तक है शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी का, जिसमें उनके विचारों का संग्रह किया गया। आदाबुल मुरीदीन। ठीक है। इनका मकबरा इब्राहिम खान काकेर ने 1616 में, इनका मकबरा नहीं, शाह दौलत का मकबरा बनाया था, जो कि नूरजहां का भाई। अब आप छेड़ दिए तो चिश्ती सिलसिला कुछ और जान लीजिए आप। मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका बिहार से कोई खास रोल नहीं है। ठीक ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत लंबे समय तक नहीं रहे। इन्हीं के जो शिष्य है ना, सबसे पहले इनके एक शिष्य थे बाबा फरीद, जिनको बाबा फरीद के साथ साथ फरीदुद्दीन गज ए शंकर भी नाम है। ये इतने बड़े संत थे कि इनके वचनों और उक्तियों को आदि ग्रंथ में भी शामिल किया गया है। सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ। ठीक ना। बाबा फरीद ने सूफी विचारों को प्रसारित करने में अप्रतिम योगदान दिया है और उत्तर भारत में चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय बनाने में बाबा फरीद का महत्वपूर्ण योगदान है। फिर उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला को काफी लोकप्रियता मिली, तो उसके लिए एक संत जिम्मेवार है शेख बुरहानुद्दीन गरीब, जो कि दक्षिण भारत में गुलबर्गा, बहमनी वगैरह गए और चिश्ती सिलसिले को वहां लोकप्रिय बनाया। इसी
चिश्ती सिलसिला में बाद में जो संत हुए, जिसका नाम आप लोग भी जानते होंगे, क्या है लोकप्रिय नाम? हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनको महबूब ए इलाही कहा जाता है। महबूब ए इलाही का मतलब होता है, महबूब तो जान ही रहे होंगे आप लोग, रोज यही सब जानते हैं। इलाही मतलब ईश्वर का प्यारा। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा गया, ईश्वर का प्यारा। ये निजामुद्दीन औलिया जब डेथ हुआ इनका, तो इनका मकबरा दिल्ली में। इन्हीं के प्रमुख शिष्य थे कौन? अमीर खुसरो, और इन्हीं के मकबरे में उनको भी दफनाया गया है दिल्ली में। समझ ये बात ना? निजामुद्दीन औलिया और इन्हीं के मकबरे में अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता था? तूतीय हिंद, भारत का तोता। अमीर खुसरो एक बहुत बड़े विद्वान थे मध्यकालीन भारत के, अरबी फारसी सारे भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की है, जैसे किरानुस्सादेन, तुगलकनामा, ठीक है ना? और बताइए, किरानुस्सादेन, तुगलकनामा, मिफ्त उल फुतूह, नूह सिपहर, और क्या किताब का नाम है? देख के आइएगा। इस अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का दरबार देखा है, ठीक है? तो हो गया ना, ज्यादा नहीं पड़ेगा। सुहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक कौन है? सुहरावर्दी है, ठीक है। और कादरी का अब्दुल कादिर, ठीक है ना। नक्शबंदी का ख्वाजा नक्श, कुछ नाम इनका, ठीक है। इनकी भी लोकप्रियता थी भारत में, खासकर औरंगजेब के काल में। किस सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त की, अगर क्वेश्चन आ जाएगा, नक्शबंदी, ठीक है। नक्शबंदी सिलसिला अकबर के उदार एवं मानवतावादी विचारों का हमेशा विरोध करता था, ठीक है ना। शेख अहमद सरहिंदी इस सिलसिला के प्रतिनिधित्व करते थे, और उन्होंने हमेशा से अकबर के उदार और मानवीय विचारों का विरोध किया। कुछ पूछना यहां तक तो पूछ लीजिए। भारत आने वाले पहले सूफी संत कौन है, बताइए तो। शेख अली, बोली बोली, शेख अली हुजवीरी, ठीक है ना। बाद में ये सब आए हैं, चिश्ती फिल्ती जो भी है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि शेख अली हुजूरी भारत आने वाले। लेकिन बिहार में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिहार के सबसे प्रथम महत्वपूर्ण संत कौन थे, आए हैं पहले दूसरे, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिहार के प्रथम महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे, क्या लिखेंगे? इमाम ताज फकीह। जानते हैं जितना भाषणबाजी कर रहे हैं, यहां लिखवाना भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि 1-2 घंटा में भूल जाइएगा, बहुत सारा फैक्ट है। ये पहले सबसे महत्वपूर्ण संत है बिहार के। सिख धर्म के बारे में भी बताना जरूरी था आपको। 1666 ईस्वी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, उनकी माता का नाम क्या था? ये जरूरी है बीपीएससी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम? हाँ। और सिख धर्म में ये इंपॉर्टेंट है कि गुरु नानक ने राजगीर, भागलपुर, गया सबसे अधिक यात्रा की थी, ठीक है। एक ईरान का धर्माचारी है मुल्ला बहबहानी, वो कितनी बार आया पटना ईरान से और यहीं बस गया। कभी पूछा जाएगा मुल्ला बहबहानी कौन है? ईरान का धार्मिक अधिकारी।
तो यही रह भी गया वो। हाँ, अब हम उसके घर नहीं गए हैं, यही बस गया था वो। सही बता रहे हैं, यही बस गया, मर भी गया वो। मुल्ला बाबानी, ऐसे बहुत लोग आए हैं बिहार। यूनानी लेखक भी आए हैं, मतलब यात्री, चीनी यात्री भी आए हैं। हाँ, तो आप यही पर कुछ याद करवाते हैं आपसे, बताइए। पहला पूछा जाएगा कि यूनानी यात्री कौन कौन आया है, उसके बाद चीनी यात्री कौन कौन आया है, और उसके बाद अरबी फारसी यात्री कौन कौन आया है। तो पहला यूनानी यात्री बिहार में आने वाला कौन है, पहला जो यूनान का हो, पहला छोड़िए, पहला विदेशी व्यक्ति जो कि पटना आया, बिहार आया, बताइए। हाँ, तो किसका राजदूत था? अभी ये पूछेगा नहीं, हम आपसे बता दे रहे, भारत आने से पहले वो कहाँ था? वहां भी राजदूत था, भारत आने से पहले वहां भी राजदूत था वो। नहीं, कांधार में राजदूत था। कांधार का एक दूसरा नाम भी है आराकोसिया। ठीक है, अगला बात सवाल बताइए आप। बिहार के बाद जो भी यात्री आए हैं मेगास्थनीज के बाद, दो इंपॉर्टेंट नाम है जो कि बताना है आपको कि किसके मैसेंजर थे और किस शासक ने उनको पटना या बिहार भेजा था। पहला एक नाम है डाईमेकस। किसका किसका मैसेंजर था? किसका? हाँ, बिंदुसार के समय में आया था। बिंदुसार ने उससे मीठी एंटियोकस द्वितीय, सीरिया का शासक था, उससे मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की मांग की। अगला जो यूनानी यात्री था उसका नाम था डायनोसियस। वो किसका राजदूत जो पटना आया था? मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। अच्छा, ठीक हो गया ये। उसके बाद बताइए, चीनी यात्रियों में पहला फाहियान, वो नालंदा भी गया था, विक्रमशिला भी गया था, पटना आया था वो। तो फाहियान कब से कब भारत में रहा, याद रखिएगा, 399 से 414। अगला यात्री बताइए, वेन सांग, वो कब आया था? आया था, ठीक है, हौसबंद काल में। भारत संबंधी जो यात्रा वृत्तांत उसने लिखी है, क्या कहलाता है? CUK। फिर उसके बाद अगला यात्री देखिए, इत सिंह, कब आया था भारत में? 673 में आया। वो भी नालंदा गया था, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था, याद रखिएगा, ठीक ना। अब आप आइए, एक अरबी यात्री था सुलेमान, वो भी आया था और उसने पाल वंश को एक शब्द से संबोधित किया था अपने यात्रा वृत्तांत में। उसको कहा था कि पाल वंश नहीं कहा था, रुहुमा कहा था, रुहुमा, ठीक है। उसके बाद सुलेमान के बाद और भी यात्री आई, अल मसूदी, लेकिन वो लोग बिहार की चर्चा कम करते हैं। उसके बाद अल बैरूनी भी आया था, वो भी बिहार की चर्चा कम करता है। बाद में बहुत सारे यात्री अकबर के काल में, उसके पहले तुर्क काल में भारत आए थे, जैसे उसमें यूरोपीय यात्री भी थे। उसी में हमने नाम लिया मुल्ला बहबहानी का, जो ईरान का धर्माचार्य था, और वो यहीं आकर बस भी गया, ठीक है। फिर रॉल्फ फिच पटना आया था, रॉल्फ फिच अकबर के काल में पटना आया था। उसके बाद बर्नियर अंग्रेज, वो भी पटना आया था 1665 ईस्वी में। उसने 1665 क्या जहांगीर का टाइम, 1627, जिस समय अकाल पड़ा था भाई, क्या नाम था उसका, 1665 में ही अकाल पड़ा था, ठीक है। बर्नियर आया था, जिसने एक बात कही थी पटना के बारे में कि भारत के विशालतम शहरों में से एक पटना, ठीक है।
और भी कई यात्री आए थे, जैसे एक यात्री था मुल्ला तकिया, ये अकबर के काल में भारत जो पटना आया था मुल्ला तकिया। रॉल फिच हो गया, ये लिखवाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता, बात करने से नहीं होता। ठीक, अब आप बताइए कि यहां तो कुछ पूछना है क्या? कुछ है? कौन सा यात्री? मुल्ला तकिया अकबर के समय में, कैप्टन हॉकिंस, मिडिल्टन। मुल्ला तकिया अकबर के काल में आया था, कंफर्म है। ये बताइए कि यहां तो कुछ पूछना है आपको, पीटी संबंधी कोई भी बात? अब एक टॉपिक लिखेंगे बोर्ड पर और आप ही लोग से पहले पूछेंगे, उसके बाद हमको आंसर बताइएगा। जरूरी नहीं कि याद करके बता देना है। मेंस का 38 नंबर के सवाल का बात कल पढ़ाया भी है मैंने, मौर्य कला पढ़ाया है ना? बड़ा हंस रहे हैं आप लोग महाराज, देखिए इसको। जितना देर में हम लिखे पहले का आंसर आपको दिमाग में लाना चाहिए था। तीनों क्वेश्चन है, देखिए। पहला क्वेश्चन है मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। दूसरा सवाल मैंने लिखा है, कला की मौर्य शैली एक अभिनव शुरुआत थी। शुरुआत के बदले प्रयोग भी लिख सकते थे। तीसरा, मौर्य कला की आलोचनात्मक समीक्षा करें। ये 38 नंबर का सवाल है, जानते सब हैं आप, लेकिन क्या लिखना यही नहीं जानते। और 38 में 32-34 नंबर भी आएगा, सिर्फ लिखने पर डिपेंड करता है। राइटिंग साफ हो और टू द पॉइंट लिखेंगे तब। जरूरी नहीं कि सारा विवरण डाले कि कहां से नेकेट प्रतिमा मिला है लोहानीपुर से और यक्षिणी की प्रतिमा मिली है, ये जरूरी नहीं कि इस पर नंबर आता है, ठीक है ना। कुछ लोग खुश इसलिए होते हैं कि जितना पीटी का उनको याद रहता है सब उसमें डाल देते हैं क्वेश्चन, उससे नंबर नहीं आता है। डालिए, याद है तो। अगर नहीं डालते हैं तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा, नंबर आपको नहीं आएगा। हम जो बता रहे हैं जिस स्टाइल से लिखेंगे तब। हम आपसे पूछ रहे हैं एकदम निसंकोच, इसमें शर्माने की बात नहीं है। आप जिसको आता हो, इसमें पहला बताइए हमको कि मौर्य काल की प्रमुख विशेषताओं में कैसे शुरुआत करेंगे। आप लोग आगे बैठा कीजिए, जगह रहता है तो भी आप लोग पीछे क्यों बैठते हैं हमारा? क्या बोले, क्या बोल रहे थे? हम्म,
वो तो सब आदमी बता देगा, इंट्रोडक्शन देना, उसके बाद क्या होगा ये पूछना है हमको। क्या बोले? पहले मौर्य कला पाते हैं सुवन, थोड़ी यही पढ़ा के बाकी छोड़ देंगे हम। ठीक पहुंच रहे हैं आप जगह पे, लेकिन बताइए। ऐसा करिएगा, क्वेश्चन नोट कर लिया ना, हम आपको बता के जा रहे हैं, अब कल आप लिख के लाइएगा, याद रहेगा ना कि कल सुबह देखिएगा तब याद पड़ेगा कि बोले थे क्वेश्चन देते। नहीं, पहला क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, अपने मन से मत लिखिए, पहले ही शुरुआती कीजिए स्टैंडर्ड राइटिंग से, तो ज्यादा विकास होगा ना। देखिए पहली बात, ऐसा नहीं कि आप ही में कमी है, हम भी स्टूडेंट लाइफ में ऐसा ही सोचते थे। आदमी जो पढ़ा रहता है ना, सोचता है कि वही है, विवरण केवल दे देना है, और जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक खुश रहता है। लिखे हैं एकदम धुआंधार लिखे हैं, पन्ना भर दिए, ऐसा नहीं होता है। कम लिख के भी जरूरी नहीं कि जैसे 400 वर्ड है ना, 200 वर्ड है ना, जरूरी नहीं कि 400 वर्ड लिखिएगा तभी नंबर आएगा। 200 400 के बदले 200 में लिखिएगा ना, कंटेंट आपका क्या है ये मतलब। जैसे हम आपको बता दे रहे हैं मौर्य काल के बारे में, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, कल तीनों क्वेश्चन का अलग अलग आंसर होगा यही चीज, लेकिन राइटिंग का स्टाइल बदल जाएगा। पहला तो जानिए कि मौर्य कला क्यों विशिष्ट है, क्यों बीपीएससी के सिलेबस में शामिल किया गया, ये यूपीएससी के सिलेबस में। पहली बार भारतीय इतिहास में कला के स्थायित्व की शुरुआत हुई। स्थायित्व क्या होता है? स्टैब्लिश्ड फॉर्म। क्यों ऐसा हो, मैंने कहा ये बात कि कला में पाषाण के व्यापक प्रयोग की शुरुआत हुई, मतलब पत्थरों का व्यापक रूप से प्रयोग शुरू हो गया। नहीं तो पहले मिट्टी, बांस, लकड़ी का प्रयोग इमारतों के निर्माण में होता था। ठीक है, तो इतिहास में, खासकर भारतीय इतिहास में कला के स्थायित्व या स्थापित रूप के विकास की शुरुआत। पहला बात। दूसरा पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है मौर्य काल? पहली बार कला को राजकीय संरक्षण प्राप्त होने लगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य हो या अशोक हो या बिंदुसार हो, सभी ने कला के विकास में रुचि दर्शाई। और कला के विकास में ही रुचि नहीं दर्शाई, बल्कि खुद से ही उन्होंने जाकर स्थापित करवाया। जैसे नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाएं, बराबर पहाड़ी की गुफाएं। दूसरी बात, अशोक स्तंभ, ठीक है ना, यानी शासकों का व्यक्तिगत प्रयास था कला को विकसित करने में। एक रेफरेंस भी आप दे सकते हैं, पतंजलि ने एक रेफरेंस दिया है कि मौर्य काल में राजकीय मूर्तिकारों द्वारा मूर्तियां बनाकर बेची जाती थी धन की प्राप्ति के लिए, ताकि खजाना भरा रहे। ठीक है ना। तीसरा बात इंपॉर्टेंट क्या है कि मौर्य काल में पहली बार कला के व्यापक रूप का, अखिल भारतीय स्वरूप का विकास हुआ है। क्योंकि अभिलेख अशोक ने जो स्थापित कराया है, किसी एक जगह पे तो नहीं है, पूरे चारों तरफ कोने कोने में, इसे अखिल भारतीय कला का स्वरूप स्थापित हुआ। समझ रहे बात क्या कर रहे हैं ना हम? तीसरी बात, कला में एक साथ शाही मतलब राजकीय और लोक रुचि दोनों को एक समान महत्व दिया गया। यदि एक तरफ स्मारक, स्तूप और गुफाएं बन रही हैं, तो लोक रुचि की भी वस्तुओं का भी हम मौजूदगी देखते हैं, जैसे यक्ष यक्षणी की प्रतिमा, ठीक है ना, तरह तरह की मूर्तियां। चौथी बात कि मौर्य काल में संसाधन का प्रवाह कला के विकास की ओर हो गया, जिससे कला का विकसित रूप हम दिखाई देते हैं। ठीक है, और कल बताएंगे आपको। इतने पे लिख के लाइए ना।